हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्या अमेरिका के बार बार फोर्स करने पर नाटो प्लस में शामिल होगा अपना भारत। आखिर इससे किसको है फायदा, किसको है नुकसान, सबसे पहले आपको अभी बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तानी पत्रकार को मिला भारतीय से करारा जवाब, कहा चाइना के साथ मिलकर की साजिश। तो याद रखना मोदी जी की सरकार है, फुल एंड फाइनल ही होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया, पैन कार्ड हुआ बेकार, अभी भी लिंक करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, तो बताएंगे दोस्तों सारी बड़ी जानकारी आपको। तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या नाटो प्लस में शामिल होगा भारत। इससे किसको है फायदा, किसको है नुकसान, बता दें। चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर बनी अमेरिकी कांग्रेस की एक सेलेक्ट कमेटी की हाल में ही जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को शामिल करने के लिए नाटो प्लस व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत पश्चिमी देशों की सैन्य शक्ति वाले गठबंधन नाटो प्लस का हिस्सा बने। चीन का मुकाबला करने और ताइवान के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नाटो प्लस में भारत को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नाटो में शामिल होने से भारत को फायदा होगा या वास्तव में पश्चिमी देश इसे अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, नाटो आदर्श का वाक्य है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, जिसका मूल रूप से मतलब है कि अगर आप एक सदस्य पर हमला करते हैं तो आपको उन सभी से सम्मिलित क्रोध का सामना करना पड़ेगा। एक आदर्श दुनिया में इसका मतलब यह होगा कि अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसे अधिक सैन्य समर्थन मिलेगा। भारत को संभवतः सैन्य तकनीक पाने और नाटो देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की पहुंच भी मिलेगी। वर्तमान में नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। नाटो को मुख्य रूप से रशिया के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। भारत अगर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसे रशिया के साथ संबंधों को तोड़ना ही होगा। नाटो गठबंधन रशिया के साथ मौजूदा युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। ऐसे में अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो इसका सीधा असर रशिया के साथ पहले से मजबूत, स्थापित और गहरे संबंधों पर पड़ेगा। ये वही चीज है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी कीमत पर रशिया के साथ अपने संबंधों को तोड़ दे। इससे रशिया के साथ होने वाले रक्षा सौदे अमेरिका को मिलेंगे। इसके अलावा रशिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसे मजबूत देश के साथ संबंध खत्म हो जाएगा। अमेरिका भारत को नाटो प्लस में शामिल कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। दोस्तों नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की सामरिक स्वायत्तता पर भी खतरा बढ़ सकता है। भारत को अपनी हर सामरिक नीति को नाटो के अनुसार डिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत चाहकर भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई सामरिक कदम नहीं उठा सकता अगर वो किसी नाटो सदस्य के खिलाफ हो। वर्तमान में नाटो सदस्य देश तुर्की भारत के साथ दुश्मनी निभा रहा है। ऐसे में भारत चाहकर भी तुर्की के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। यहाँ तक कि अभी तक भारत अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे की मेजबानी नहीं करता है। लेकिन नाटो प्लस में शामिल होने का मतलब होगा कि भारत में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा होगा। बाकी के नाटो प्लस सदस्य देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद है। नाटो का हिस्सा बनने का मतलब अनिवार्य रूप से ये होगा कि भारत को अमेरिका के संघर्षों में घसीटा जाएगा। ऐसे में भारत देश के विकास से भटक कर दुनिया भर के संघर्षों में फंस सकता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ऐसा देश है जो करता कुछ नहीं है लेकिन बातों से हर देश से लड़ता रहता है। ऐसे में क्या भारत उसकी हर लड़ाई में अपना विकास छोड़ करके ध्यान लगाता रहे? ऐसे में भारत का बहुत बड़ा घाटा है और दोस्तों इसके फायदे से ज्यादा घाटे ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमें नहीं लगता कि नाटो प्लस में भारत कभी भी शामिल होगा, क्योंकि भारत की एक विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र है और नाटो में शामिल होने के बाद बाध्य हो सकती है। बहरहाल दोस्तों एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे हम ये सवाल कहते हैं, पूछते हैं कि क्या भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए। आपको सारी बातें हमने मेरिट्स डिमेरिट्स बता दी हैं। दोस्तों अब इन चीजों को एनालाइज करके आप जरूर आंसर दीजिएगा कमेंट में। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए और शामिल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, बताइएगा जरूर विस्तार से। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तानी पत्रकार से कह दिया भारतीय ने कि चीन के साथ मिलकर की बहुत बड़ी साजिश। तो याद रखना मोदी जी की सरकार है, इस बार फुल एंड फाइनल ही होगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर का मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसे
लेकर दोनों देशों में तुरंत तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर भारत का रुख हमेशा कड़ा रहा है। भारत हमेशा पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर फटकार लगाता रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की महिला पत्रकार आरजू काजमी से भारतीय एक्सपर्ट सुमित जैन से भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर बात की। भारतीय एक्सपर्ट ने आरजू काजमी को सवाल करते हुए पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर बीच पाकिस्तानी आर्मी चाइना के साथ मिलकर बंकर क्यों बना रही है। ये तब ही होता है जब कोई वॉर की तैयारी करता है। इसी पर आगे बोलते हुए सुमित जैन ने कहा कि पीएम मोदी जी ये क्लियर कह चुके हैं कि अगर इस बार कुछ पाकिस्तान की तरफ से होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ तो तुम्हारा जरूर लेकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एक्सपर्ट ने पाकिस्तानी पत्रकार के सामने पाकिस्तानी सेना की पोल खोलते हुए कहा कि हमें पता है कि आप लोग बॉर्डर के पार कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पाकिस्तान प्लान कर रहा है। पाकिस्तानी सेना को हमेशा एडवेंचर करने की आदत है, उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। इसके अलावा इमरान खान की स्थिति को भी जोड़ते हुए पत्रकार को पाकिस्तान के बारे में बताया। वही उन्होंने बताया कि भारत ने कभी भी हमले को लेकर पहल नहीं की है। ये जो भी होता है पाकिस्तान की तरफ से ही पहले होता है और भारत जो एक्शन लेता है वो पाकिस्तान के उकसावे की वजह से ही लेता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस पाकिस्तानी पत्रकार का मुंह वाकई में बंद कर दिया भारतीय ने, तो कमेंट में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे मोदी जी के बिहाफ पर इस पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तान की शहबाज सरकार को। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ताइवान के बाद अब जापान के नजदीक पहुंची रूसी युद्धपोत अमेरिका के दोस्तों को धमका क्यों रहे हैं पुतिन, बता दें। रूसी नौसेना के 2 युद्धपोतों को जापान के पास देखा गया है। इन युद्धपोतों को 4 दिन पहले ताइवान की जल सीमा के पास डिटेक्ट किया गया था। तभी से अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान की नौसेनाएं इन दोनों रूसी युद्धपोतों की हरकतों पर नजर बनाए हुए थी। रशिया के ये दोनों युद्धपोतों को जापान के ओकिनावा द्वीपों के पास देखा गया मंगलवार को। तो ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि उसने अपने पूर्वी तट पर 2 रूसी युद्धपोत देखे थे। इसके बाद इन दोनों युद्धपोतों की निगरानी के लिए विमान और दूसरे युद्धपोतों को भेजा गया था। हालांकि रूसी नौसेना के ये दोनों युद्धपोत चुपचाप दक्षिण से उत्तर दिशा में चले गए। ताइवान के नजदीक रूसी युद्धपोत की गतिविधि को काफी दुर्लभ माना जा रहा है। जापान की सरकार ने पिछले महीने बताया था कि जापानी क्षेत्र के पास बार बार रूसी सैन्य गतिविधियों को देखा जा रहा है। इसमें चीनी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास भी शामिल है। जापान ने ऐसी हरकतों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर आखिर रशिया से दोस्ती क्यों नहीं तोड़ सकता भारत, क्या अमेरिका पर भरोसा करना इतना आसान होगा, आपको बता दें। भारत अमेरिका में बढ़ रही दोस्ती को कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ देखा जा रहा है। ऐसा ही रशिया चाइना संबंधों के साथ भी है, इसे भारत के खिलाफ देखा जा रहा है। हालांकि भारत और रशिया ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तीसरे देश के साथ संबंधों को भारत रशिया की दोस्ती से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दोनों ही देश अपने ऐतिहासिक चिरंजीवी और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का लगातार जिक्र करते रहे हैं। जब 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया, तब भी दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को बेहतर बनाने को लेकर बात हुई। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को रशिया में वैगनर समूह के सशस्त्र विद्रोह और यूक्रेन के हालात की जानकारी दी, जबकि पीएम मोदी जी ने अमेरिका यात्रा को लेकर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। दोस्तों आपको बता दें कि भारत को चाहकर भी रूस से दूर नहीं कर पाएगा अमेरिका। कैसे? दरअसल अमेरिका और भारत रक्षा उद्योग को नीतिगत दिशा प्रदान करने और उन्नत डिफेंस सिस्टम के एक साथ उत्पादन के साथ साथ रिसर्च, टेस्टिंग और नए प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने का वादा किया। इसके अलावा दोनों देश नए रक्षा औद्योगिक सुरक्षा रोड मैप पर सहमत हुए। अमेरिका स्पष्ट रूप से भारत को रशिया से दूर करने के लिए सुधार कर रहा है, लेकिन बाइडेन प्रशासन को पता होना चाहिए कि यह जीरो सम का खेल नहीं है जिसमें एक व्यक्ति का लाभ दूसरे के नुकसान के बराबर होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि नई नई रक्षा तकनीक देकर अमेरिका चाहकर भी भारत को रशिया से दूर नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि रशिया और भारत का जो रिश्ता है दोस्तों वो अमेरिका कभी भी भारत के साथ नहीं रख पाएगा, तो कमेंट में भारी मात्रा में अपनी राय रखिएगा दोस्तों। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चाइना ने J-20 को बनाया और भी ज्यादा घातक, रूसी छोड़ स्वदेशी इंजन के साथ उड़ाया। जी हाँ, भारत की बढ़ सकती है टेंशन, बता दें। चाइना के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट ने पहली बार स्वदेशी रूप से निर्मित WS-15 जेट इंजन के साथ उड़ान भरी है। इसे चीनी लड़ाकू विमानों के लिए गेम चेंजिंग अपग्रेड माना जा रहा है। अभी तक चाइना का J-20 लड़ाकू विमान एक कम क्षमता वाले रूसी इंजन के सहारे उड़ रहा था। बताया ये जा रहा है कि स्वदेशी इंजन के साथ चीनी J-20 की पहली परीक्षण उड़ान चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के मेन टेस्टिंग एयरफील्ड में हुई है, जो चेंगदू शहर में कंपनी की फैसिलिटी के ठीक बगल में स्थित है। चाइना की इस सफलता से भारत की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों
देशों में सीमा को लेकर पुराना विवाद है। अमेरिकी डिफेंस वेबसाइट द वार जोन ने बताया है कि धुंधली तस्वीरों से यह पता लगाना मुश्किल है कि क्या J-20 में WS-10 इंजन के बजाय WS-15 लगाया गया है या नहीं। इन दोनों इंजनों को खास तौर पर J-20 के लिए डिजाइन किया गया है। इंजन के नोजल सेरेशंस से इसकी आसानी से पहचान की जा सकती है, क्योंकि WS-10 में WS-15 की तुलना में अधिक नोजल सेरेंस होंगे। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूरोप में फैलने लगी फ्रांस के दंगे की आग, स्विट्जरलैंड में दुकानों पर फेंके गए पेट्रोल बम, पेरिस के मेयर ने इमरजेंसी की लगाई गुहार। बता दे फ्रांस के दंगों की आंच पड़ोसी स्विट्जरलैंड के लुसाने तक पहुंच गई, जहां कुछ दुकानों पर पथराव के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से अधिकांश किशोर हैं। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान में बताया है कि पश्चिमी स्विट्जरलैंड के फ्रेंच भाषी लुसाने के मध्य इलाके में शनिवार शाम को 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए गए। बयान में यह भी कहा गया है कि वे फ्रांस में हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अपील के बाद जमा हुए थे। पेरिस के एक उपनगर में एक 17 वर्षीय नाबालिग की पुलिस गोलीबारी में मौत के बाद हुई हिंसा ने फ्रांस को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने बताया कि युवकों की ओर से किए गए पथराव और पेट्रोल बम फेंकने से कई दुकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और एक दुकान का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने कहा कि उसने 6 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में नहीं थम रहे आतंकी हमले। बलूचिस्तान में चेक पोस्ट पर हुए अटैक में 4 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के शेरानी जिले में एक चेक पोस्ट पर अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार को हमला कर दिया, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान के जियो न्यूज ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया है कि हमलावरों ने चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग करके 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया। साथ ही घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू की गई है। साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री अब्दुल कुदुम बिजेंजो ने इस हमले की निंदा की है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां 12 दिन की शांति के बाद फिर भड़का रशिया। कीव पर किया ड्रोन से हमला, एक घायल। जी हां दोस्तों, रशिया ने कई दिनों तक अपेक्षाकृत रूप से शांत रहने के बाद शनिवार रविवार की दरमियानी रात यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेन के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 12 दिनों में रशिया ने कीव पर पहली बार ड्रोन से हमला किया है। कीव शहर के प्रशासनिक प्रमुख सेहरपी पोपको ने कहा कि रशिया की ओर से भेजे गए सभी ईरान निर्मित शहीद ड्रोन का पता लगाकर उन्हें मार गिराया गया है। कीव के क्षेत्रीय गवर्नर रुसलान क्रामचेंको ने बताया है कि कीव शहर के अलावा आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि नष्ट किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, रशिया से जुड़ी खबर, जहां आखिर यूक्रेन युद्ध छोड़कर क्यों भागे वैगनर लड़ाके। जेलेंस्की ने खोली पुतिन से पंगा लेने वाले प्रिगोजिन की पोल। आपको बता दें, रशिया के खिलाफ वैगनर समूह के विद्रोह ने यूक्रेन युद्ध पर गहरा असर डाला है। इस विद्रोह के बाद रशिया ने वैगनर समूह को यूक्रेन युद्ध से हटा दिया है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वैगनर समूह के विद्रोह की असली वजह बताई है। उन्होंने कीव में स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि यूक्रेन में लड़ते हुए कम से कम 21,000 वैगनर समूह के भाड़े के लड़ाके मारे गए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रशिया की इस निजी सैन्य कंपनी को यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ है, खासकर पूर्वी यूक्रेन में जहां उसका सबसे शक्तिशाली समूह लड़ रहा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में अपने लड़ाकों की मौत और रशिया से हथियार मिलने में हो रही देरी के कारण वैगनर नेता येवरेनी प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत कर डाली। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां पर मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने हिंसा के पीछे बताया विदेशी ताकतों का हाथ। तो संजय रावत ने कहा हाँ, चाइना की साजिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि 3 मई से राज्य में फैली हिंसा के पीछे विदेशी हाथ हो सकता है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय झड़पों में बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है और ये पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। अब शिवसेना नेता UBT संजय रावत ने चाइना का नाम लेते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ है। केंद्र सरकार चाइना के खिलाफ क्या कार्रवाई की? मणिपुर के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मणिपुर की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं, चाइना भी पास में है। हमारी 398 किलोमीटर की सीमाएं असुरक्षित हैं। हमारी सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन एक मजबूत और व्यापक सुरक्षा तैनाती भी इतनी बड़ी सीमा को कवर नहीं कर सकती है। हालांकि जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए हम ना तो इनकार कर सकते हैं और ना ही दृढ़ता से पुष्टि कर सकते हैं ये पूर्व
नियोजित लगता है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है। ऐसे में दोस्तों सीएम वीरेंद्र सिंह का मानना है कि इसके पीछे विदेशी ताकत हो सकते हैं, लेकिन संजय रावत ने जिस प्रकार से बयान दिया है दोस्तों कि हाँ क्यों नहीं, इसके पीछे चाइना हो सकता है और केंद्र सरकार ने क्या ही किया इसके खिलाफ। ऐसा में दोस्तों संजय रावत के इस बयानों को लेकर आपकी जो भी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ऋषि सुनक का बड़ा बयान, कहा ब्रिटेन में बढ़ रहा है नस्लवाद, रेसिज्म, मैं हर दिन आलोचना झेलता हूं। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने स्वीकार किया है कि उनके देश में नस्लवाद बढ़ रहा है और उन्होंने भी अपने बचपन से इसे झेला है। दरअसल ऋषि सुनक इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के तहत खेले जा रहे टेस्ट मैच को देखने लॉर्ड्स पहुंचे थे। इस दौरान बीबीसी के साथ बातचीत में उनसे नस्लवाद को लेकर सवाल किया गया। पत्रकार ने एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटिश क्रिकेट में नस्लवाद, लिंगवाद, अभिजात्यवाद हर स्तर पर गहराई तक फैला हुआ है। इसके लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने माफी भी मांगी थी। तो दोस्तों इसके जवाब में सुनक ने कहा कि मैंने क्रिकेट में तो इसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन हाँ बड़े होते हुए मैंने इसका अनुभव किया है। मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ मुझे रोजाना हर घंटे या कहें कि हर मिनट दर मिनट आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन नस्लवाद एक ऐसी चीज है जो आपको दुखी करती है। सुनक ने कहा कि रिपोर्ट काफी दुखी करने वाली है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए झटके से कम नहीं है। सुनक ने कहा कि मैं इस बात को लेकर राहत महसूस करता हूं कि जिन चीजों का मैंने सामना किया उनका मेरे बच्चों को सामना नहीं करना पड़ेगा। चलता दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अपने ही कप्तान पर जावेद मियां दाद का निशाना, कहा अफसोस है कि मैंने ही इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया और उसका अब मुझे अफसोस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियां दाद का कहना है कि उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी, लेकिन अब उन्हें इसका अफसोस है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मियां दाद ने दावा किया कि उन्होंने पीटीआई चीफ को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी, लेकिन अफसोस है कि इमरान ने उन्हें कभी धन्यवाद नहीं दिया। हाल के कुछ वर्षों में इमरान खान और जावेद मियां दाद के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। मियां दाद प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान की नीतियों के आलोचक भी रहे हैं। जावेद मियां दाद इमरान खान की कप्तानी में 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। जी हाँ दोस्तों, चलता अगली खबर की तरफ, जहां गैंगस्टर्स को अब मिलेगा काला पानी, अंडमान में शिफ्ट किए जाएंगे उत्तर भारत के खूंखार कैदी। एनआईए और एमएचए ने आपस में की लंबी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गृह मंत्रालय से उत्तर भारत की जेलों में बंद 10 से 12 कुख्यात गैंगस्टरों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर करने की अपील की। इस मसले पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों और एनआईए के अफसरों के बीच लंबी चर्चाएं हुई। एनआईए ने गृह मंत्रालय के अफसरों को कहा है कि कुछ चुनिंदा शातिर कैदियों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर किया जाए। बता दें कि अंडमान निकोबार में कैद की सजा काफी सख्त मानी जाती है। इसे काला पानी भी कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के जेलों में बंद उन गैंगस्टरों को अंडमान की जेल में भेजना चाहती है जो यहाँ की जेलों में बंद रहकर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। एनआईए का मकसद इन गैंगस्टरों को और इनके नेटवर्क को ध्वस्त करना है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है वो कौन कौन से 10-12 कैदी होंगे? अगर आप उनमें से 2 के भी नाम जानते तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का काम 70% तक पूरा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी इसकी जानकारी। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को बताया कि भारत म्यांमार थाईलैंड से होकर गुजरने वाली महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजना का 70% काम पूरा हो गया है। बता दें कि भारत म्यांमार और थाईलैंड लगभग 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं। इसके पूरा होने से दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े देशों के बीच व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां चीन का ही जैविक हथियार था कोरोना, वुहान के रिसर्चर का सबसे बड़ा अब तक का खुलासा। 4 तरह के वायरस से दुनिया को तबाह करने का था इसका प्लान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में भले ही अभी कोरोना के मामले बहुत अधिक कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस से जुड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी और खुलासा आए दिन सामने आती रहती है। इसी कड़ी में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने दावा किया है कि चाइना द्वारा कोरोना वायरस को एक बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार के तौर पर देखा और तैयार किया गया था। शोधकर्ता ने दावा किया कि उसके साथी ने वायरस के 4 अलग अलग स्ट्रेन तैयार किए थे ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा वायरस तेजी से फैल सकता है। चाओ शाओ नाम के शोधकर्ता ने इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन के सदस्य जेनिफर जेंग के साथ हुई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हैरान कर देने वाले दावे किए हैं। दोस्तों, उन्होंने 26 मिनट के इस खास इंटरव्यू में चाओ शाओ ने बताया कि कैसे दूसरे शोधकर्ता चाओ ने स्वीकार किया कि उसके सीनियर ने उसे 4 अलग अलग स्ट्रेन दिए थे और उनकी टेस्टिंग करने की बात कही थी ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा स्ट्रेन जीवों में तेजी से फैल सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर शिंदे पर नकेल, लोकसभा चुनाव
चुनाव के लिए नया पार्टनर। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक तीर पर साधे दो निशाने। बता दे महाराष्ट्र में रविवार को जो सियासी भूचाल सामने आया है उससे सीधे तौर पर दो बातें सामने आती हैं। पहली, एनसीपी में टूट होने से वो कमजोर हो गई है और शरद पवार की सियासत ताकत भी घट गई है। दूसरी, बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत पैठ हासिल कर ली है। अब बीजेपी के पास सीएम शिंदे के अलावा अजित पवार भी बड़े विकल्प के तौर पर मौजूद हैं, जिसका फायदा पार्टी लोकसभा चुनाव में उठा सकती है। इन दो बातों के अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि बीजेपी ने 2024 से ठीक 6 महीने पहले विपक्षी एकता पर करारा प्रहार कर दिया है। इसका घाटा सिर्फ शरद पवार को ही नहीं होगा बल्कि बीते दिनों पटना में महाजुटान आयोजित करने वाले नीतीश कुमार समेत तमाम विपक्षी दलों को होगा। इसके अलावा अगले आम चुनाव में फिर से वापसी का सपना देख रही कांग्रेस को भी इससे चोट पहुंची है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां अजित पवार की बगावत पर संजय रावत ने किया दावा, कहा महाराष्ट्र को जल्द मिलेगा अब नया मुख्यमंत्री। जी हां, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय रावत ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल करना एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद खोने की प्रक्रिया की शुरुआत है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में संजय रावत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। ये घटनाक्रम कोई राजनीतिक भूकंप नहीं है। संजय रावत ने यह भी कहा कि रांगकांपा का सरकार में शामिल होना और पार्टी में बगावत कोई राजनीतिक भूकंप नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम को ट्रिपल इंजन सरकार के आकार लेने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 2 इंजन में से एक विफल होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूसीसी को लेकर यानी समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि सभी पार्टियों का मिलेगा समर्थन। बता दें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने कहा कि यह साफ दिख रहा है कि राजस्थान में लोगों को अशोक गहलोत सरकार की नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं। जनता ने इस बार राजस्थान में राज्य सरकार बदलने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मुद्दे पर कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस और उसके नेता पागल हो गए हैं। समय की मांग है कि देश के सभी लोगों को एकजुट करके और इसमें शामिल करके एक कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 बार अलग अलग फैसलों में यूसीसी लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए किए गए विकास कार्यों को भूल गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों सोच विचार करने के बाद कहा, अगर बीजेपी इसलिए यूसीसी लेकर आ रही है तो मैं इसका समर्थन करूंगा। बता दें दरअसल कपिल सिब्बल ने टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में कहा कि यूसीसी के तहत क्या यूनिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। सिब्बल ने पूछा कि क्या परंपराओं को यूनिफॉर्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 23 के तहत परंपराएं कानून है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या सिर्फ हिंदुओं पर लागू होने वाला HUF हटा दिया जाएगा। कपिल सिब्बल ने गोवा को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि गोवा पर सरकार क्या करेगी। गोवा में 30 साल की उम्र तक बच्चा ना होने पर दूसरी शादी करने की छूट है। ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार क्या समान करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी कहीं ना कहीं यूसीसी पर नाराज जरूर है दोस्तों, लेकिन उनके कुछ नेता जो है यूसीसी के सपोर्ट में, मोदी जी के सपोर्ट में और भारत के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए पूरे भारत में, तो हम इसका समर्थन करते हैं। यूसीसी का पीएम मोदी जी का कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। देखते हैं भारत की जनता इस पर अपना समर्थन देती है या नहीं। क्या भारत की जनता चाहती है कि यूसीसी पूरे भारत में लागू हो? देखते हैं दोस्तों आप लोग क्या कमेंट करते हो। अब ऐसे में ये थे कि सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी।